नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अरुण सुंदराल। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है, लेकिन आज हम बात सियासत की करेंगे। महाकुंभ के साथ साथ उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर का उपचुनाव भी होना है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों ने ही अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बीजेपी के लिए अयोध्या की हार का बदला लेना बहुत ज़रूरी है, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए जो पिछले उपचुनाव हुए जिसमें 7-2 से समाजवादी पार्टी पिछड़ गई, उसका बदला समाजवादी पार्टी को लेना है। लेकिन इस सब के बीच एक बात जिसकी वजह से दोनों पार्टियों की टेंशन बढ़ गई है, वो है निर्दलियों का इस चुनावी मैदान में उतरना। तो आखिर क्या समीकरण फिलहाल मिल्कीपुर उपचुनाव में बन रहे हैं और कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ सकती है, इस पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मोहित जी और पंकज जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मोहित जी से मैं पूछना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी, इसके बीच ये निर्दलियों का जो समीकरण बन रहा है, क्या लगता है? तो यहाँ पर क्या है, कास्ट कॉम्बिनेशन बहुत अहम हो जा रहा है। दरअसल है क्या कि जो सूरज चौधरी हैं वो समाजवादी पार्टी में ही थे, अवधेश प्रसाद के काफ़ी करीबी नेता थे और कहा गया कि भाई सब कुछ क्या समाजवादी पार्टी में सिर्फ अवधेश प्रसाद के परिवार को ही टिकट मिलेगा, तो जाके आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हम जातिगत आंकड़े देखें तो ख़ास तौर पर यहाँ पर दिखता है कि लगभग 65,000 के करीब यादव मतदाता हैं, 50,000 आपके पासी समुदाय के लोग हैं और इसके अलावा 50,000 जो हैं गैर पासी दलित हैं, यानी कि 1 लाख सवा लाख के करीब जो हैं वो दलित मतदाता हैं। बड़ी लड़ाई वही है। ब्राह्मणों की आबादी देखें वो भी 50,000 है और इसके अलावा 25,000 ठाकुर हैं यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे समीकरण हैं और इन समीकरणों में बड़ी बात ये भी है कि जो सूरज चौधरी हैं उनको लेकर असमंजस है कि क्या अगर वो बहुत अच्छे से चुनाव लड़ गए तो किसका नुकसान होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर देखें तो नेक टू नेक फाइट थी पिछले 2022 के इलेक्शन में, क्योंकि 2022 के इलेक्शन में अवधेश प्रसाद को 1,03,000 के करीब वोट मिले और उसके अलावा जो बीजेपी के प्रत्याशी थे बाबा गोरखनाथ, उनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी कि बताया गया कि वो नाराज भी हैं, उनको मिले थे 90,000 कुछ वोट, यानी कि कुल 13,000 का मार्जिन था। तो इस गैप को पाटने के लिए, 13,000 के गैप को कम करने के लिए अगर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी बहुत अच्छा गेन कर जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत है। लेकिन बीजेपी का ये मूव, चंद्रभान पासवान को टिकट देना, कहा जा रहा है कि 2022 में भी वो टिकट के कंटेंशन में थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी जगह बाबा गोरखनाथ को टिकट दे दिया। अब बीजेपी की ओर से भी पासी वर्सेस पासी का दाव चला गया उन्होंने चला है। तो क्या लगता है कि आपको कि दोनों में से कौन ज़्यादा? देखिए, मैं मोहित जी की बातों को आगे बढ़ाना चाहूँगा। मोहित जी ने बताया जो पिछला जो चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव, उसमें 13,000 का गैप रह गया था। अवधेश पासवान जो है सो 13,000 वोट से गोरखनाथ से जीत गए थे। हाँ। तो ये जो 13,000 का वोट को पाटने की जो बीजेपी की कवायद है, इसी में भानु पासवान को टिकट दिया गया, जो उस गैप को फिल करने के लिए। और उस गैप को फिल करने के लिए जैसे मोहित जी ने बताया, जो यहाँ पे जो पीडीए जो वोट है, पीडीए वोट थी अहम निर्णायक में। तो आप ये देखिए, जो उसी में तकरीबन 60 से 65,000 पासवान वोटर हैं, 60 से 65,000 यादव वोटर हैं और आपको 50,000 ब्राह्मण वोटर हैं, 25,000 ठाकुर हैं। तो देखिए, जो पासवान जो वोटर हैं, समुदाय के वोटर जो हैं या जो उनका जो वोट है, उसमें 2 पासवानों के बीच ये लड़ाई। उसके बाद से देखिए, अगर इसको आप बीजेपी इसको गैप को फिल कर लेती है और उसके बाद यादव वोटरों की बात करें तो यादव वोटरों में सेंध लगाने के लिए हमने जो देखा था, जो विधानसभा का जो उपचुनाव था, जो पिछला उपचुनाव हुआ, जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में मुलायम सिंह की छोटी बहू कहीं चुनाव प्रचार के लिए हमें नहीं दिखी थी। लेकिन ये मिल्कीपुर उपचुनाव का देखिए किस तरह की नाक की लड़ाई है। जो मुलायम सिंह की छोटी बहू बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए मैदान में आ चुकी हैं और वो लगातार चुनाव प्रचार कल से कर रही हैं। उसके बाद से अगर आप ये देखें, जो ये चुनाव जो प्रतिष्ठा का चुनाव है और ये एक ऐसा चुनाव है जो 2027 के चुनाव से पहले का आखिरी ये चुनाव है। इसके बाद महाकुंभ हो रहा है, ये चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद बीजेपी चाहती है इस चुनाव से मोमेंटम गेन करके जो 2027 में जाए, जो महाकुंभ में एक मैसेज जाएगा। महाकुंभ के बाद, चूंकि ये जो महाकुंभ है, महाकुंभ के बाद आप ये समझिए जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की एक जो शंखनाद होता है, लगभग शंखनाद हो जाएगा और इस चुनाव में बीजेपी के लिए
ये नाक की लड़ाई है। ये चुनाव अगर आप आंकड़े के लिहाज से देखें तो समाजवादी पार्टी के लिए इतनी बड़ी चुनाव ये नहीं है अखिलेश यादव के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि अयोध्या से जो उनको झटका मिला, वो जो झटका वो 440 वोल्ट से कम नहीं था। वो उस झटके से बाहर अभी तक बीजेपी नहीं निकल पाई है, ना ही राज्य की सियासत में, ना ही केंद्र की सियासत में, तो उसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे जो 6 केंद्रीय मंत्रियों की टीम वहाँ जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ था, उस समीक्षा हुआ था, उसके बाद से ही वहाँ मलकीपुर में सभी लोग लगे हुए हैं और योगी आदित्यनाथ लगातार वहाँ दौरा, वहाँ के प्रॉब्लम जो भी एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव भी कम नहीं है, सियासी के दिग्गज खिलाड़ी हैं, समझते हैं, और 60 लोगों की एक टीम उन्होंने वहाँ पे चुनाव में कर दिया है। और इतना नहीं, मुलायम सिंह की अगर छोटी बहू उधर से अगर चुनाव प्रचार कर रही हैं बीजेपी की तरफ से, तो यहाँ बड़ी बहू भी कमान दे दिया गया है। तो मतलब यहाँ से साइकिल पंचर होगा या फिर कमल खिलेगी, कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, और ऊपर से देखिए आप मोमेंटम की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव की हमने जिक्र करते हैं कि लोकसभा चुनाव में मोमेंटम कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ आ गया था। उसके बाद जब ये उपचुनाव के नतीजे आए, 7-2 का जो नतीजा रहा, वो कहीं ना कहीं मोमेंटम शिफ्ट हुआ बीजेपी की तरफ। अब महाकुंभ चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जो 1 साल की वर्षगांठ हो चुकी है। अब उसके बाद क्या समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत चीज़ें दांव पर है कि वो एक विक्ट्री के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरना चाहेगी? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा चैलेंज दोनों पार्टियों के लिए है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के लिए ये चैलेंज है कि वो इस जीत को, जो अयोध्या की 2024 में जीत हुई, उसको ये नहीं दिखाना चाहते कि वो इत्तेफाकन एक जीत थी और समाजवादी पार्टी अयोध्या की सीट जीत गई। वो इस जीत के साथ, मिल्कीपुर की जीत के साथ दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो पीडीए का फॉर्मूला उन्होंने बनाया है और लोगों के अंदर जो नाराजगी है वो दूर नहीं हुई थी, और ये कोई इत्तेफाकन जीत नहीं थी, मेहनत और पीडीए की उनकी रणनीति के बदौलत हुई थी। अब आते हैं दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक साख का सवाल इसीलिए, जैसे पंकज सर ने बताया, कि ये जो झटका था वो अभी तक जो है हमेशा एक टीज की तरह है, जो कि भारतीय जनता पार्टी उसको देखती है। लेकिन अब इसमें आपको फिलहाल के समीकरण देखें तो उसमें क्या है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी टीम बैठाई है, लेकिन समस्या ये है कि कहीं ना कहीं मिल्कीपुर को लेकर केंद्रीय नेतृत्व और जो मुख्यमंत्री हैं उनके बीच में, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से जो नाम भेजा गया था, जो सूत्र बताते हैं, वो बाबा गोरखनाथ का भेजा गया था, लेकिन जो पार्टी का सर्वे हुआ, पार्टी की तमाम जो उसके बाद फैसला लिया गया, न्यू फेज के साथ चंद्रभानु पासवान को उन्होंने टिकट दिया। तो इस ऐसे में क्या था कि लगभग 12 नाम वहां पर भेजे गए थे, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते थे। अब हुआ क्या कि जब चंद्रभानु पासवान का नाम अनाउंस हुआ, बड़ी चीज ये थी कि जब चंद्रभानु पासवान नामांकन करने जाते हैं तो 12 के 12 लोग वहां पर नहीं होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सेटबैक था, और कहीं ना कहीं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने फिर से अपने तरीके से सारी चीजें मैनेज की। उसके बाद चंद्रभानु पासवान को बुलाया, उनसे मुलाकात की, कहा गया कि वो अब सब सेटल कर लिया गया है। लेकिन बड़ी बात इसमें ये भी है कि अखिलेश यादव भी उन 12 के 12 और ऐसे जो बागी और नाराज लोग हैं उनको मनाने के लिए रणनीति कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बागी जो है उनके साथ आ जाएं, और यही काम भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है कि समाजवादी पार्टी में जितने भी बागी और जितने नाराज लोग हैं उनका फायदा भाजपा को इस सीट पर मिल जाए। तो अखिलेश यादव की हमेशा से मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में उनका बयान देख लें, ये स्ट्रेटजी रही है कहीं ना कहीं कि वो सेंटर वर्सेस स्टेट जो है आपस में भिड़ाने की कोशिश करते हैं, इंजन टकराने की बात करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी उन्हें कितना बल देगी इस चुनाव में? और खासतौर पर अगर हम उपचुनाव का जिक्र करते हैं तो अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला कहीं ना कहीं उपचुनाव में तो फेल होता हुआ नजर आया। तो ये जो आपसी लड़ाई वो करवा रहे हैं और उनका जो अपना नया फॉर्मूला है, वो क्या इस चुनाव में उन्हें हेल्प करने वाला है? देखिए, जो अखिलेश यादव हर समय कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार एक दूसरे को ही पंचर करने में या डिरेल करने में जुटी हुई है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए मुश्किल इसलिए ज़्यादा है, जो जैसे मोदी जी ने पहले कहा, जो यहाँ बागी जो है सो बागी खेल बिगाड़ सकते हैं। तो आप ये देखिए, जो इस सीट से टोटल 10 उम्मीदवार हैं मिल्कीपुर में, अभी तक जितने उपचुनाव हुए हैं उसमें 10 उम्मीदवार कभी नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, ये सबसे कम का आंकड़ा है। लेकिन इसमें जो 5 निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो खेल बिगाड़ने का मादा रखते हैं, क्योंकि मोहित जी ने पहले जो जैसे बताया, जो पिछला चुनाव का अगर आप रिजल्ट देखें तो सिर्फ 13,000 का ये मार्जिन था। तो ये 13,000 के मार्जिन को पाटने के लिए बहुत ज़्यादा बीजेपी को मुझे नहीं लगता जो मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के लिए इस चुनाव को
बाय हुक एंड बाय क्रुक जीतना है। और इसलिए आप ये देखिएगा जब 7-2 से जब उन्होंने उपचुनाव जीता था तो उसके बाद उनका क्या रणनीति था? उनका रणनीति था हिंदुत्व और जो वहाँ का लोकल जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करना। तो इस मिल्कीपुर में भी, जहाँ तक मिल्कीपुर की बात थी, उस समय में भी जब 10 सीटों पे उपचुनाव होना था, 9 पे ही और मिल्कीपुर में नहीं हो पाया था, उस समय भी मिल्कीपुर हॉट केक एक था यूपी के सियासत का, केंद्र के सियासत का, उपचुनाव के लिहाज से। और अभी जो आप देख रहे हैं उसमें अभी भी वो बना हुआ है और सीएम योगी लगातार इस पे हैं, लगातार वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के प्रॉब्लम्स को, एक प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं। और बीजेपी की इस सबसे भी ज़्यादा जो कोशिश है वो कोशिश ये है कि जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, उनको वोटर्स से निकालो और वोटर्स के जहन में ये बात मतलब घुसा दो जो बीजेपी अयोध्या से हार सकती है। आप नहीं निकले थे, हार के लिए बीजेपी नहीं, आप जिम्मेदार हो। मतलब वो वोटर को जिम्मेदार कहलाने की कोशिश कर रहे थे, आप नहीं निकले थे, हमारे कार्यकर्ता उनको निकालने में सफल नहीं रहे थे, आपने मुखर होकर वोटिंग नहीं की। तो इसलिए वो इस मोमेंट इस बार कोई कमी पेशी ना छोड़ी जाए। मिल्कीपुर में तो आपको कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद से बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं सब जुटे हुए हैं। तो ये बहुत ही टफ फाइट है। बिल्कुल। और मैं आप ये सवाल आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि मौजूदा जो हालात हैं, फिलहाल की जो राजनीति चल रही है, उसके हिसाब से आपको किस प्रत्याशी का जो है पलड़ा भारी लग रहा है? पहले मोदी जी आप बताइए। देखिए, पलड़ा अगर भारी की बात की जाए तो बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष हमेशा कहता है कि क्या निष्पक्ष चुनाव होंगे। तो ऐसे में अगर यहाँ पर चुनाव निष्पक्ष भी होते हैं तब भी और किसी भी हालत में फाइट बिल्कुल नेक टू नेक है हर स्थिति में यहाँ पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी जान और पूरे तमाम, क्योंकि 37 सांसद हैं, तमाम विधायक हैं, तमाम मंत्री हैं, तमाम लोकल के नेता हैं, लोहिया वानी और तमाम संगठन हैं समाजवादी पार्टी के पास, सारे के सारे मिल्कीपुर में एक्टिव हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तो एक्टिव है ही, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भले ही वो दिल्ली में 3 रैलियां कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान पूरा फोकस मिल्कीपुर पे भी है। और 24 तारीख को यानी कि कल जो है मिल्कीपुर में भी योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे पहली बार जाकर इन उपचुनाव को लेकर। तो ये फाइट जो है बिल्कुल टफ और नेक होने वाली है और कोई भी अगर इसमें बाजी मारेगा तो वो एक नया बेंचमार्क सेट करेगा और नया नैरेटिव उसके बाद 2027 के लिए वहां से सेट होना शुरू होगा। पंकज जी, आपको क्या लगता है? देखिए, अखिलेश यादव इस पूरे चुनाव को जो उनका पीडीए का फॉर्मूला था, उस पीडीए के फॉर्मूला के तर्ज पे वो इसको जीतना चाहते हैं और लगातार इसमें जुटे हुए भी हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी जो है सो बीजेपी एग्रेसिव नहीं, काफ़ी एग्रेसिव है इस सीट को लेके। अगर बीजेपी का वोटर और बीजेपी के कार्यकर्ता और जो उनका जो लोकल बूथ स्तर पे जो लोकल लोग हैं, अगर वो वोटर को बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए काफ़ी आसान होगा। अखिलेश यादव के लिए और एक मुश्किल ये है, जो अखिलेश यादव इस उपचुनाव में ये जो वोट का जो मैकेनिज्म गड़बड़ हो गया, ये हो गया, तो वो उसका ज़्यादा दौर नहीं खेल पाएंगे अगर उनके मनमाफिक रिजल्ट नहीं रहा तो। वो इसलिए कि हमने जो देखा है, जो चुनाव का ट्रेंड रहा है और जिस तरह से लोगों ने आरोप लगाया है, जो जहाँ पे मुस्लिम समाज के मतदाताओं की संख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ ये इनका, और वहाँ पे अगर विपक्ष या अखिलेश यादव चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे वोटरों को निकलने नहीं दिया गया। लेकिन मिल्कीपुर का जो सियासत है, मिल्कीपुर की जो सामाजिक समीकरण है, जातीय समीकरण है, वोटरों का समीकरण है, उसमें मुस्लिम समाज का उस तरह का प्रभाव नहीं है। यहाँ पासी का, यादव का, ब्राह्मण का, इन समाज के लोगों का है और इन समाज के ही जो वहाँ सत्ता की चाबी है। बिल्कुल। तो क्या नतीजा रहेगा ये तो मतदान के बाद जब नतीजे आएंगे वो तो हम सभी को पता लग जाएगा। फिलहाल इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ। धन्यवाद। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।